माँ के पेट से ही वो भाषा सीख के आते हैं और हम लोग बचपन से वही घर में वही भाषा बोलते हैं। और मैथिली बहुत ही रिच लैंग्वेज है, उसका बड़ा ही बहुत बड़ा लेगेसी है। इतना सारा काम मैथिली में हुआ है। कहीं भी बिहारी बोल दिए इसका मतलब आपको अपमान झेलना पड़ता था। ऐसा बिहार से हम लोग दिल्ली आए इस जगह। आज के डेट में बिहार में अब तो सबको अच्छा लगता है। अब गांव जाइए, किसी भी बिहारी से पूछिएगा तो कहेगा कि बिहार का कोई भी रोड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 400 पार सरकार नहीं आ रही है। सरकार तो आ ही रही है, सामने कुछ है नहीं। आप ही बताइए ना, सामने में कौन है? लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि केंद्र में सरकार किसको बनाना है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, उनको पता है कि बिहार का इंटरेस्ट किससे जाकर के सर्व होगा। जेडीयू से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा इस समय खास हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आज शपथ ली उन्होंने और ख़ास अपनी मातृभाषा में सर शपथ ली। पहली बात तो मैथिली में शपथ ली आपने, क्या वजह थी इसके पीछे? हम लोग तो मातृभाषा है, तो हम लोग का कहावत है कि माँ के पेट से ही वो भाषा सीख के आते हैं और हम लोग बचपन से वही घर में वही भाषा बोलते हैं। और मैथिली बहुत ही रिच लैंग्वेज है, उसका बड़ा ही बहुत बड़ा लेगेसी है। इतना सारा काम मैथिली में हुआ है। अटल जी के समय में उसको 8th शेड्यूल में वो आया। और आज भी आपको बता दूं, मैथिली सब्जेक्ट लेके कितने लोग यूपीसी पास करते हैं और एक से एक अपना इसका स्क्रिप्ट है, एक से एक विद्वान हुए मैथिली में। न्याय वगैरह में कितना बड़ा काम हुआ है मैथिली में। 600 साल 700 साल पहले पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट इतना है मैथिली में, पुराना जो इतिहास है। तो मैथिली एक बहुत ही मीठी, बहुत ही आप उसमें बात भी कीजिएगा आप तो बहुत ही आत्मीय वाली भाषा लगेगी। तो हमने उसी में शपथ लिया, अपने मातृभाषा में। जी, मातृभाषा में शपथ ली सर। और मातृभूमि यानी आपकी जो जन्मभूमि, कर्मभूमि बिहार है, उसके लिए क्या रोड मैप है? राज्यसभा से आप पहली बार जा रहे हैं निर्वाचित होकर, सदन के अंदर आप रिप्रेजेंट करेंगे बिहार को। क्या रोड मैप है आपके दिमाग में? देखिए, हम लोग दिल्ली में पढ़े और जब दिल्ली में हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बिहार को लेकर के ये नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से पहले का जो राजपाट था, तो बिहार को लेके एक डिफरेंट परसेप्शन रहता था। बिहारी शब्द मतलब गाली होता था। कहीं भी बिहारी बोल दिए इसका मतलब आपको अपमान झेलना पड़ता था। ऐसा बिहार से हम लोग दिल्ली आए इस जगह। और 18 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। अब मुझे लगता है 18 साल में पूरी परिदृश्य बदल गई। लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ा बिहार को लेकर के, और बिहार में जो काम हुआ है। लेकिन खास करके 2-3 इशू जो है, मैं बिहार सरकार में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी था, और वाटर मुझे लगता है एक सबसे बड़ा इशू है बिहार का। और जिस एरिया से मैं आता हूँ, मिथिला एरिया से, नॉर्थ बिहार से, वहाँ हर एक साल फ्लड का प्रॉब्लम रहता है। वहाँ मुझे लगता है कि फ्लड के प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व कर दिया जाए या मिनिमाइज कर दिया जाए तो पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर आप माइग्रेशन इतना बड़ा देखती हैं बिहार से, हमको पर्सनली लगता है, और जो हम लोग देखते हैं उसका लार्जली उसका एक रीज़न फ्लड भी है, और वो इशू नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा मुझे इशू भी पता है, बीइंग मिनिस्टर इन द स्टेट। तो निश्चित रूप से भारत सरकार में इस प्लेटफॉर्म को यूज करके उत्तर बिहार में, मिथिला एरिया में बाढ़ के प्रकोप को कैसे ख़त्म किया जाए, वो एक प्रमुख रहेगा जो मैंने रिजॉल्व लिया है कि आगे मुझे लेकर के चलना है। एक इशू वो है। दो इशू जो और है, मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार में इन्वेस्टमेंट आज के डेट में बिहार में अब तो सबको अच्छा लगता है। अब गांव जाइए, किसी भी बिहारी से पूछिएगा तो कहेगा कि बिहार का कोई भी रोड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, देश के किसी भी स्टेट से 20 है 19 नहीं है। गांव का भी रोड, स्टेट हाईवे तो है ही, तो बिहार में रोड कनेक्टिविटी सुपर्ब है। बिहार में बिजली 24 घंटे है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है। माने एक बेस बन गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ से अब अगला जंप जो है, एग्रीकल्चर रोड मैप में इतना काम हुआ है कि एग्रीकल्चर बिल्कुल डबल हो गया है प्रोडक्शन।
तो बिहार में अगर इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्री लगता है, आज बिहार के ही बच्चे आईटी में कितनी बड़ी संख्या में बेंगलोर में काम कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी बिहार में मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक जो फ्लो माइग्रेशन का वो भी रुकेगा और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी स्टेट में क्रिएट होगा इससे लेकर। तो उस इशू को भी दिमाग में है कि कैसे टिकअप करें हम लोग, कैसे इस चीज़ को करें। तो यही 2-3 चीज़ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक जो मुझे लगता है जो हम लोगों के एरिया से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं बताया अभी आपको कि इतना सारा मैन्युस्क्रिप्ट मिथिला में, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं। 600 साल, 1000 साल, 900 साल, बहुत सारा आपको जो मैन्युस्क्रिप्ट है लोगों के घर में सेफ नहीं है। जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में है भी, वो भी ऐसे ही अबेंडेंट टाइप का है। तो उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, वो इतना बड़ा एसेट है कि अगर आप उसको डिजिटाइज करके डॉक्यूमेंट करके पूरा एक व्यवस्थित करके रख देंगे और फिर उसको डिकोडिंग किया जाए क्या है नहीं है, तो एक बड़ा काम उससे रिलेटेड होगा। तो ये कुछ मुद्दा है जो बिहार में हम लोगों को लगता है, और ख़ास करके जॉब और सरकार में जॉब का एक लिमिटेशन है। तो कैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, वेल्थ क्रिएट हो और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस सब पर काम हम करने का जरूर। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है दिल्ली में काम करने का। तो और अभी स्टेट में भी गवर्नमेंट है, और फिर 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है बिहार का असली टाइम आ गया। एक टाइम तो था, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। एक जो बड़ा जंप बिहार को मारना है अगले 5 साल में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, ये दोनों सरकार बिहार को टॉप 10 स्टेट में लेकर। आप आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है? 400 पार सरकार नहीं आ रही है, सरकार तो आ ही रही है, सामने कुछ है नहीं। आप ही बताइए ना, सामने में कौन है? मतलब आपके जो विरोधी हैं उनको आप इस काबिल या इतना नहीं आंकते कि वो चैलेंज आपको चुनौती दे पाए बिहार में या देश भर में? कोई नैरेटिव नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, हम तो देखते नहीं है कहीं पर कुछ। और जनता खास करके बिहार में तो हम लोग घूमते रहते हैं, वो मन बना चुका है कि मोदी जी की सरकार 2024 में बनाना है। आपने कई सारे मुद्दे जो सर गिनाए कि इन चीज़ों को आप सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी चुनावी एक तरह से कहें बिहार में आगाज़ किया चुनावी रैली के ज़रिए। इसमें सवाल बार बार ये उठता है, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि केंद्र में भी हमारी सरकार होगी, राज्य में नीतीश कुमार की सरकार होगी, तो बिहार का डबल इंजन वाली सरकार से विकास होगा। आपके विरोधी बार बार यही सवाल खड़ा करते हैं कि पहले भी तो डबल इंजन था, फिर आप इंजन छोड़ के चले गए, फिर आप इंजन आपने जोड़ लिया, तो ये मतलब बिहार का विकास इसमें कहाँ हो रहा है, जो आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है। अगर मैंने इतना काम कहा है बिहार में हुआ है, तो साथ हम लोग आए। एक तो हम लोग साथ सरकार चलाए 2005 से, याद रखिएगा, एनडीए की सरकार थी, जदयू और बीजेपी साथ सरकार चलाई। अगर उस जंगल राज से बाहर बिहार को लाए तो एनडीए की सरकार उस समय के लेके आई। और बाद में जब हम लोग आए हैं 17 में, साथ डबल इंजन, और साथ में बहुत सारा काम स्टेट में हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट बना, एम्स आया, अन्य बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, तो उसी का नतीजा था ना जो बिहार में आया है। और अब जो आएगा, मैं कह रहा हूँ आपको, केंद्र में सरकार और बिहार में जो सरकार है, तो जो बचा हुआ काम है, बहुत सारा काम तो उसका नतीजा है जो सामने में है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले 5 साल में आपको, मैंने कहा कि बिहार का भी एक रियल टाइम आ गया, एक बेस बन गया बिहार का। बिहार को जो काम अन्य स्टेट पहले कर चुके हैं, बिहार को अगले 5-10 साल में करना पड़ेगा मैच करने के लिए उनको। तो मुझे लगता है कि इस बार जो सरकार केंद्र में बनेगी और जिस टाइप का सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार को लेके है, और वहाँ पर सरकार हम लोगों की ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ बिहार में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सामने कोई चुनौती नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया आज, और प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्होंने बताया कि 4 जो पहले फेज में सीटें हैं, किस तरह से विशुद्ध परिवारवाद, जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोलते हैं एनडीए अलायंस के तमाम नेता, 4 सीटों पर आपने परिवारवाद वाले कैंडिडेट्स को उतारा है। इसके अलावा कई और एक लंबी लिस्ट दी है उन्होंने, आगे आने वाले चरणों में जहाँ जहाँ चुनाव होने, किस तरह से आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस लिस्ट पर क्या कहना है आपका? मैं देखिए, परिवारवाद का मतलब होता है
जो भी प्रत्याशी आप देख रही हैं उनको जा कर के अपना टिकट के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है उस पार्टी में। अब किस परिवारवाद की बात तू कर रहा है मैं नहीं जानता हूँ। जिस परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ऐसा परिवारवाद जो वही परिवार पार्टी चलाता है, वही परिवार टिकट बांटता है, वही परिवार से ही पार्टी है और पार्टी से ही परिवार है। अब ऐसा तो इन लोगों के साथ नहीं है जो लोग लड़ रहे हैं। अगर टिकट लिए हैं तो उनको तो जाके लाइन में खड़ा होना पड़ा है, अपना क्रेडेंशियल प्रूव करना पड़ा है कि क्यों उनको टिकट चाहिए। जिनका भी वो नाम ले रहा है, टिकट उनका कट भी सकता था। तो वो अपने काबिलियत के आधार पर, मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने टिकट लिया। उनके परिवार में और लोग पॉलिटिक्स में होंगे, लेकिन अभी जो भी टिकट मिला है उनके अपने कामकाज पर मिला है। कोई भी कहेगा, आप जाकर पूछ लीजिए। लेकिन फिर तेजस्वी यादव में काबिलियत नहीं है क्या? उन पर आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव का कद भी अभी कहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में उभरते हुए नेता हैं, कद बड़ा है उनका। तो जनता डिसाइड करेगा, लेकिन जो है परिवार ही है ना भाई। इतने कम समय में जहाँ पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ परिवार के वजह से ना। बिहार के जनता में कद तब बढ़ेगा जब वो कुछ काम करके दिखाएंगे। ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, हमको तो नहीं दिखता है कोई ऐसा काम। अभी भी परिवार के बाहर कुछ है क्या वहाँ पर? फोटो भी देखिएगा आप, 5-6 परिवार के लोग हैं, उसके बाद ही किसी का नंबर आता है। वो परिवारवाद की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यही है। लेकिन मैं खास करके मैं तो डेवलपमेंट के एजेंडा पर, नैरेटिव पर नीतीश कुमार ने बिहार को चलाया है और आगे भी बिहार जो काम करके दिखाया है, और आगे अगले 5 साल में हम लोग बिहार को चाहता है कि टॉप 10 स्टेट में आए। उस पर हम लोग काम करेंगे। और बिहार की राजनीति से ही बात अगर करें सर, लोकसभा चुनाव की ही हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक जो आपके सामने गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसका आप भी कभी हिस्सा हुआ करते थे, वहाँ पर पूर्णिया की सीट को लेकर एक बड़ा घमासान सा चल रहा है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, पप्पू यादव ने अब नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से अभी कांग्रेस में विलय नहीं किया था। ये जो खींचतान है, इसको किस तरह से देखते हो? इसका फ़ायदा क्या आपको मिलेगा? देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनके हक में आप मेरा काम पूछिएगा, हमारे अलायंस के बारे में पूछिएगा, ये जनता तय करेगी। हम लोगों का अलायंस हुआ, हम लोगों का सीट बटा, आपको जानकारी थी? कहीं चर्चा हुआ? हम लोग के कैंडिडेट डिसाइड हुए, कहीं कोई विवाद दिखाई पड़ा? सीट बंटवारा हम लोगों ने किया, कहीं कुछ दिखाई पड़ा? अभी तो रात में देखते हैं कि 9 बजे रात में कोई चुपचाप सिंबल लेके भाग रहा है वहां से। आज तक लिस्ट निकला उन लोगों का। तो जब आज ये हाल है, जब चुनाव शुरू हुआ है तब ये हाल है, तो ये क्या काम करेंगे लोगों का? ये जीत के ही जाएंगे तो क्या करेंगे ये बताइए ना। जब खुद में आज क्लैरिटी नहीं है उनके अलायंस में। हमारा अलायंस तो परफेक्ट है और मुद्दा पर जा करके हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये इशू है, ये हमने किया है, आगे हम लोग ये काम करेंगे, इस इशू पर जा करके कर रहे हैं। उनके घर ही ऑर्डर में नहीं है तो वो क्या करेंगे जा करके काम? तो मुझे नहीं, वो तो सब लोग देख रहे हैं कि कैसे उनके यहाँ टिकट बंटवारा हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही है। लेकिन वो उनका पर्सनल ये है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिहार में एक बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस एनडीए का है और जिस पर लोगों का पूरा ट्रस्ट है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में जो हम लोग बिहार में लड़ रहे हैं, तो उसमें 40 में 40 सीट और बड़े मार्जिन से, फिर मैं कह रहा हूँ, हम लोग जीत के आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आपके अलायंस में चिराग पासवान हैं। पशुपति पारस का स्टैंड अभी कुछ क्लियर नहीं, वो हैं आपके साथ, हालांकि फ़ोटोज़ उनकी आई साथ में ज़रूर। तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है बिहार में, या आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ चर्चा का विषय रहा हो? ये मैं राइट आदमी नहीं हूँ इस पर बोलने के लिए। वो तो जो उनसे बात कर रहे हैं वही लोग बताएंगे। लेकिन 2 दिन पहले मैंने उनका ट्वीट देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एनडीए के साथ है और हम लोग सब चाहते हैं कि सब इकट्ठे ही रहें। और जो अलायंस बना है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान जमुई से शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको और
बड़ा मोमेंटम बिहार में दिखाई पड़ा। और 40 में 40 सीटों का दावा आपका है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग 39 तो लास्ट टाइम भी जीते थे। 2019 में हम लोग 39 सीट जीते थे किशनगंज को छोड़ करके। इसलिए मुझे लगता है कि 40 की 40 सीट, लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि केंद्र में सरकार किसको बनाना है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, उनको पता है कि बिहार का इंटरेस्ट किससे जा कर के सर्व होगा। ये दाएं बाएं नहीं दिखता है, ये हम आप लोग डिबेट कर लेते हैं, जब वोट देने जाएगा उसको पता है किसके, और वो बिल्कुल चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसी में बिहार का भलाई कल्याण उसी में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय झा को आप खास तौर पर सुन रहे थे, जो बिहार की मौजूदा राजनीति से लेकर बिहार की आगे के विकास की रोड मैप पर अपना जो नज़रिया रखते हैं वो उन्होंने बताया, और साथ ही साथ राज्यसभा में आज सांसद पद की उन्होंने शपथ भी ली है और कहा है कि बिहार को विकास की राह पर ले जाने पर, बिहार को अग्रिम पंक्ति तक ले जाने में जो भी भूमिका रहेगी वो उसका निर्वहन करेंगे। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।